हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 18 चुनौती हिमालय की, उसके क्वेश्चन आंसर। कुछ क्वेश्चंस हमने पहले कर लिए थे, आज हम करेंगे उसके बाकी के क्वेश्चंस एंड साथ में व्याकरण वाला पोर्शन कि आपकी क्वेश्चन जो है व्याकरण में इसमें कौन से बन सकते हैं। सो सबसे पहले लघु उत्तरीय यानी कि छोटे शॉर्ट आंसर आप इन्हें बोल सकते हो, वो हैं। फर्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू को कौन और क्या चुनौती देता हुआ प्रतीत हो रहा था। तो जवाहरलाल नेहरू को कौन चुनौती दे रहा था? हिमालय की दुर्गम पर्वतमालाएं। हिमालय की दुर्गम जो पर्वतमालाएं थी वो उन्हें चुनौती दे रहे थे, दुर्गम पर्वतमालाएं। अब वो चुनौती क्या दे रहे थे? वो ये चुनौती दे रहे थे कि तुम यहाँ पर आकर जो है हमें क्रॉस करके और अमरनाथ की गुफा तक जाओ। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, तिब्बत की बर्फीली हवा असहाय होने के साथ साथ सुखदायी कैसे लग रही थी? अब देखो, तिब्बत में क्या था, बिल्कुल ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन वो असहाय मीन्स जिनको आप सहन नहीं कर सकते, तो वो असहन होने के साथ सुखदायी कैसे थी? क्योंकि जैसे ही वो उन्हें लग रही थी तो उससे उन्हें क्या मिल रहा था? उनकी जो है पूरी बॉडी में स्फूर्ति आ रही थी, मीन्स ताजगी उन्हें एक तरह से मिल रही थी या ताजगी का अनुभव हो रहा था उन बर्फीली हवाओं की वजह से, अनुभव हो रहा था। उसके बाद नेहरू जी की खाई में गिरने का उनका एकमात्र सहारा कौन थी? सो कौन क्या था उनका एकमात्र सहारा? थी वो रस्सी जिसे वो पकड़े हुए थे। और कैसे? देखो, अगर वो रस्सी भी उनकी कमर पे ना बंधी होती और उसे वो ना पकड़ पाते तो वो सीधा क्या होते? खाई के अंदर गिर जाते और शायद वो बच नहीं पाते। तो इसलिए जो है रस्सी उनका एकमात्र सहारा थी। और कैसे? क्योंकि अगर वो नहीं होती तो वो खाई से कभी भी निकल नहीं पाती। या सिर्फ आप लिख सकते हो कि वो खाई से नहीं निकल पाते, खाई से नहीं निकल पाते। आगे है नवयुवक कुली। जो स्टार्टिंग में जब वो मिले तो नवयुवक कुली जो है उन्होंने उसे क्या बताया था? तो उन्होंने उन्हें क्या बताया था कि सामने जो पहाड़ है जो बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे जो है अमरनाथ की गुफा है। पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है। तो ये चीज़ जो है नवयुवक कुली ने उन्हें बताई थी। उसके बाद आता है नेहरू जी के लिए कब चलना जो है कठिन हो रहा था। सो कब जो है उनके लिए चलना कठिन हो गया था? तो जब जो है वहाँ पर बर्फ़ पड़ने लगी और फिसलन बढ़ गई। और जो है बर्फ़ की वजह से, देखो पानी भी कहीं पे गिर जाए तो फिसलन होती है, तो अब बर्फ़ की वजह से क्या हो गया था? फिसलन बढ़ गई थी, तो उनके लिए चलना और भी कठिन हो गया था, फिसलन बढ़ गई थी। उसके बाद आते हैं दीर्घ उत्तरीय यानी कि बड़े मीन्स लॉन्ग आंसर टाइप जिन्हें आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें रहेगा, अमरनाथ जाने की जवाहरलाल नेहरू की उत्सुकता किसने और बढ़ा दी? अब जो है अब ये ज़्यादा, पहले तो देखो नवयुवक कुली ने उन्हें बताया कि वो 8 मील का रास्ता है और चढ़ाई जो है बहुत ज़्यादा है। तो उससे क्या हुआ, जब उन्होंने ये बोला कि 8 मील है और चढ़ाई बहुत है और बहुत दूर है, तो इस तरह की बातें सुनते ही क्या हो गया, उनका जो है उत्सुकता और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। और ये उत्सुकता किसने बढ़ाई थी? ये वो कुली ने और किशन ने, कुली और किशन ने। और कैसे बढ़ गई थी? कुली और किशन ने बढ़ाई। और कैसे बढ़ी थी? वहाँ की आप बोल सकते हो कि कठिनाइयों के बारे में सुनकर, कठिनाइयों के बारे में सुनकर वो और भी ज़्यादा क्या उत्सुक हो गए थे कि अब तो मुझे वहाँ पर जाना ही है। अगर इतना मीन्स टेढ़ा रास्ता है, इतनी दूर है, इतनी प्रॉब्लम आती हैं, कठिनाइयाँ हैं, तो उस चीज़ को मीन्स एडवेंचर को एक तरह से वो जीना चाहते थे, वहाँ जाना चाहते थे। बर्फीले मैदान में चलना चढ़ाई पर चढ़ने से भी कठिन क्यों था? अब क्यों हो गया था कि ये देखो, चढ़ाई पर तो उन्हें पता था कि अब हम चढ़ रहे हैं, लेकिन बर्फीले मैदान में क्या था? बर्फीले मैदान में बर्फ़ की एक पतली परत बन गई थी। पतली परत से या उसकी वजह से पूरा
इलाका सपाट लग रहा था। सपाट मीन्स बिल्कुल सीधा लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो उस पे जो है पाँव रख रहे थे तो कभी एकदम से नीचे की तरफ चले जाते और कभी जो एकदम से मीन्स चढ़ाई आ रही थी, तो इसकी वजह से वो क्या हो रहा था, कभी उनके पाँव जो बर्फ़ में धंस जाते थे, कभी कुछ हो रहा था। सो इसलिए बर्फीले मैदान में जो है चलना और भी मुश्किल उनके लिए हो गया था। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू को खाई से बाहर कैसे निकाला गया। तो कैसे निकाला गया था, जवाहरलाल नेहरू ने अपने जो है पाँव वहाँ पर जो ज़मीन थी जहाँ पर वो लटके हुए थे रस्सी के साथ, वो जो खाई थी वहाँ पर अपने पैरों को जमाया और उसके बाद उनके चचेरे भाई कुली और किशन तीनों ने जो है उन्हें रस्सी से खींचकर बाहर निकाला। रस्सी से खींचकर, क्योंकि वो रस्सी उनकी कमर पे बंधी हुई थी और उससे खींचकर उन्होंने उन्हें बाहर निकाला। तिब्बत पठार की सुंदरता का वर्णन करो। अब देखो यहाँ पर हमें बताना है कि तिब्बत पठार का कैसा हमें दिख रहा था। तो सबसे पहले क्या था, उन्होंने बोला था कि यहाँ का दृश्य जो है बहुत निराला है। सो दृश्य निराला था और वहाँ पर वनस्पति बिल्कुल भी नहीं थी, वनस्पति रहित था। और जो वनस्पति रहित था, चट्टानें थी, उन पे जो है बर्फ वहाँ पर थी, बर्फ पर सूर्य की रोशनी से वो ताज की भांति जो है चमक रहे थे। सूर्य की रोशनी से ताज की भांति चमक रहे थे। तो ये हो सकता है आपका तिब्बत पठार की सुंदरता। अगर आपको और लिखना है तो आप और भी लिख सकते हो कि और दूर दूर से जो छोटे छोटे ग्लेशियर्स है वो ऐसे लग रहे थे कि हमारा स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। सो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद है अधिक ऊंचाई पर चढ़ाई चढ़ने में क्या क्या परेशानियाँ आती हैं। तो सबसे पहले आती है सांस लेने में दिक्कत। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत। और जैसे नाक से खून बहना, कुली की नाक से जो खून आने लगा था, नाक से खून बहना। और उसके बाद में बहना, और जो जवाहरलाल नेहरू थे उनकी क्या हो गया था, कनपटी में जो नसें थी उनमें दर्द होना शुरू हो गया था, कनपटी की नसों में दर्द। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जैसे ही आप कोई भी चढ़ाई पर जाओगे तो ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद है दोपहर होते होते चलना कठिन क्यों हो गया था। अब देखो दोपहर होते होते चलना कठिन क्यों हो गया, क्योंकि वो सुबह 4 बजे से चल रहे थे। 4 बजे से 12 उन्हें बज गए थे, 12 बजे तक चल रहे थे और वो 16,000 फीट की ऊंचाई पर थे। 16,000 फीट की ऊंचाई पर। अब इतनी ऊंचाई पर चलना तो वैसे ही मुश्किल हो जाए, और वो लगातार 8 घंटे से आप बोल सकते हो कि वो चल रहे थे। तो इसलिए जो है अब कठिन हो गया था उनके लिए चलना। जवाहरलाल जी के साथ क्या हादसा हुआ था, तो क्या हुआ था कि वो उनका पाँव फिसलने की वजह से क्या हो गया था, वो खाई में गिर गए थे, खाई में गिर गए थे। उसके बाद जवाहरलाल को अमरनाथ का सफ़र जो है अधूरा क्यों छोड़ना पड़ा था। उन्हें वो जो है जगह मीन्स वो पूरा जो है अमरनाथ की गुफा तक नहीं पहुंच पाए, उन्हें रास्ते से ही वापस आना पड़ा था। क्यों? क्योंकि आगे जो है खाइयों की या खाई की तादाद मीन्स संख्या, खाइयों की तादाद बढ़ गई थी और उनके पास खाइयों को पार करने का उचित सामान नहीं था। खाइयों को पार करने का उचित सामान नहीं था, इसलिए उन्हें क्या करना पड़ा, वो रास्ता या फिर वो जो जहाँ पर वो जाना चाहते थे उस चीज़ को वहीं पर छोड़ के उन्हें क्या करना पड़ा, वापस आना पड़ा था। अब उसके बाद है जवाहरलाल, किशन और कुली सभी रस्सी से क्यों बंधे थे। अब देखो अगर वो रस्सी से ना बंधे होते, वो किस लिए बंधे थे, एक तरह से आप बोल सकते हो कि
सुरक्षित रहने के लिए, सुरक्षित तथा साथ रहने के लिए, साथ रहने के लिए, क्योंकि अगर देखो वो रस्सी से ना बंधे होते तो जवाहरलाल के गिरने का क्या पता भी उन्हें ना चलता। सो एक दूसरे को सुरक्षित रखने के लिए और साथ रहने के लिए, ताकि कोई इधर उधर ना चला जाए। उसके बाद ये सब चीज़ें हैं, ये सब आपको बताना है कि ये किसने कहा, कब कहा और क्यों कहा। अब देखो फर्स्ट है शुक्र है भगवान का, तो ये किसने कहा था? चचेरे भाई ने, चचेरे भाई ने। अब देखो भगवान का शुक्र कर रहे हैं तो किसको बोला होगा? भगवान को ही बोला होगा उन्होंने। तो ये भी किसको बोला? भगवान को। और क्यों बोला था? क्योंकि जवाहरलाल खाई से सही सलामत निकल आए थे, खाई से निकल आए थे। उसके बाद नेक्स्ट है सांप गिर गए। अब ये बात जो है सांप गिर गए, ये जो है किसने बोला था? तो जैसे ही वो गिरे तो ये किसने बोला था? किशन ने। और किसको बोला था? देखो उसने सबको ही बोला था, ठीक है, उसने किसी एक को नाम लेके नहीं बोला, उसने सबको इन्फॉर्म किया था एक तरह से कि सांप गिर गए हैं। और ये जो है क्यों बोला था? क्योंकि जवाहरलाल जो है खाई में गिर गए थे। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद है लेकिन अभी तो अमरनाथ पहुँचे ही नहीं हैं। तो ये चीज़ जो है किसने बोली थी कि अभी तो हम अमरनाथ नहीं पहुँचे हैं? तो ये चीज़ बोली थी जवाहरलाल ने, जवाहरलाल ने। और ये चीज़ जो है उन्होंने क्यों बोली थी? क्योंकि कुली ने उन्हें बोला था कि हमें जो है वापस चले जाना चाहिए, तो उन्होंने कुली को बोला था। और क्यों बोला था? क्योंकि कुली ने वापस जाने के लिए कहा था कि हमें वापस कैंप में जाना चाहिए, वापस जाने के लिए कहा था। तो इसलिए जो है जवाहरलाल ने कहा था कि अभी तो हम पहुँचे ही नहीं, तो वापस कैसे जा सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ लिखना है इनके विलोम शब्द। सो ऊंची का नीची, दुर्गम जहाँ जाना मुश्किल है, सुगम जहाँ जाना बहुत आसान है, स्वीकार किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, अस्वीकार यानी कि उसे नहीं मानना है। सुस्ती, सुस्ती का मीन्स होता है कि आप बहुत वो है, क्या नाम है उनका, मीन्स आलसी हैं। एंड इसका अपोजिट होगा फुर्ती, कि आप बहुत काम जो है बहुत तेज़ी से जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। उत्साह का हो सकता है निरुत्साह, उत्साह मीन्स खुशी खुशी, एंड निरुत्साह मीन्स कि हाँ ये काम करना है तो कर लेते हैं, चलो ठीक है। पसंद नापसंद। अब चढ़ाई, उतराई या फिर उतरना, कालिमा लालिमा। अब देखो कोई पार्ट उभरा हुआ है तो कोई पार्ट क्या है? गहरा है। उसके बाद है अब यहाँ पर जो है ये सेंटेंस जो है ऑलरेडी हमारे जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसमें आए थे। तो अब जो है हमें यहाँ पर क्या करना है, जहाँ जहाँ पे ये आए थे हमें उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर अब विराम चिन्ह कौन से होते हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क हो गया, ये हो गए, कोमा हो गए, ये सब आपके विराम चिन्ह होते हैं, ये हमें यहाँ पर लगाने हैं। सो इसमें कहा था बस तब तो ज़रूर चलेंगे, तो ये बात जवाहरलाल ने कही थी। उसके बाद जब वो गिर जाते हैं तो वो बोलते हैं कि ठीक है अभी हम तुम्हें निकाल रहे हैं। तो उस टाइम पर जवाहरलाल कहते हैं भाई मैं चट्टान पर पैर जमा लूँ, फिर आप खींचना मुझे शुरू करना। वैसे यहाँ भी क्या था, कोमा ही था वहाँ पे, क्योंकि वो लाइन उसकी पूरी नहीं हुई थी, और अदरवाइज़ आप ये भी लगा सकते हैं। उसके बाद जैसे ही वो बाहर निकले तो किशन उनसे पूछता है, कुली पूछता है कि सांप चोट तो नहीं आई। तो क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है उनसे। उसके बाद में घबराना मत जवाहर, तो ये चीज़ जो है उनके चचेरे भाई ने बोली थी। तो तभी जो है एकदम से वो ज़ोर से चिल्लाते हैं कि सांप गिर गए हैं। तो उनके भाई बोलते हैं कि घबराना मत। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कहाँ पर उनका कोमा या फिर वो सब लगेगा, जैसे घबराना मत और उसके बाद में जवाहर। तो उन्हें बोल रहे थे कि हिदायत दे रहे थे कि नहीं लिखना और नहीं घबराना है। सो ये सेंटेंस एज इट इज़ आपको यहाँ पर लिखने हैं।
उसके बाद संज्ञा शब्द, तो संज्ञा क्या हो गया, हिमालय संज्ञा शब्द हो गया यहाँ पर। वैसे पर्वतमाला भी एक संज्ञा शब्द हो सकता है, जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर हमें रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करना है और वाक्य को दोबारा लिखना है। तो जवाहरलाल ने अपने भाई का हाथ पकड़ लिया, इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं अपने, और ये सेंटेंस को पूरा लिखना है। पथरीली और सफ़ेद, अब पथरीली और सफ़ेद में रेखांकित शब्द क्या है, ये हैं आपके विशेषण। विशेषण, क्योंकि ये बता रहे हैं कि बर्फ़ कैसी थी, सफ़ेद, और चट्टानें कैसी थी, पथरीली। अब जो जो ऊपर बढ़ते गए त्यों त्यों सांस लेने में दिक्कत होने लगी, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, तो जो जो और त्यों त्यों क्या है, क्रिया विशेषण। मतलब जैसे जैसे वो काम कर रहे थे, ठीक है, वैसे वैसे उनके साथ एक्टिविटी हो रही थी, या जो भी हो रहा था, जो भी आप काम करते हैं, सो क्रिया, आप कोई काम कर रहे हैं उससे आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ रहा है, तो वो क्या हो जाता है, विशेषण। और कौन सा, क्रिया विशेषण। जवार चढ़ते ही गए, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद क्या है, सो ये है अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक कैसे है, देखो अब हमें ये पता है कि वो चढ़ रहे हैं, लेकिन कहाँ चढ़ रहे हैं हमें नहीं पता। अब जैसे इसमें पूछूं कि जवार कहाँ चढ़ रहे हैं, तो हमें नहीं पता। अगर वहाँ पे लिखा होता कि जवार हिमालय पर या पर्वत पर, पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, तो सकर्मक हो जाते हो। जब हमें क्या, कहाँ, को, क्यों का आंसर नहीं मिलता, तो अकर्मक। अब यहाँ पर हमें बताने हैं कुछ सेंटेंसेस जो निर्जीव वस्तुओं के हैं। तो जैसे कि यहाँ पर था, हिमालय की दुर्गम पहाड़ियाँ मुंह उठाए हमें चुनौती दे रही थी। अब देखो पहाड़ियाँ तो कभी मुंह नहीं उठा सकती ना अपना, तो इसी तरह से जो निर्जीव चीज़ें हैं, ठीक है, जो चल फिर नहीं सकती, ठीक है, तो उनका हमें बताना है कि जैसे मेरी बोतल में पानी मुझे पीने के लिए बोल रहा है, मुझे पीने के लिए बोल रहा है, ठीक है, यानी कि जो पानी है मेरी बोतल के अंदर वो मुझे बोल रहा है कि मुझे पी लो। या मेरा जो लंच बॉक्स है वो बोल रहा है कि मुझे खा लो, या मेरा लंच बॉक्स मुझे खाने के लिए बुला रहा है। तो लंच बॉक्स तो नहीं बुला सकता, लेकिन ये क्या है कि हमने उनके लिए ये चीज़ बोली है। सो इस तरह से जो भी आपको सेंटेंसेस मिले वो आप लिख सकते हैं। या फिर आप ये बोल सकते हो कि वो बड़ा सा पेड़ जो है बाहें फैलाए हमारा इंतज़ार कर रहा है, कि पेड़ बाहों को फैलाकर खड़ा है। अब पेड़ की तो बाहें नहीं होती हैं, लेकिन वो बाहें फैलाकर खड़ा है, तो ये चीज़ नहीं हो सकती। तो इस तरह की चीज़ें हमें उन्हें बतानी है। उसके बाद आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द। जहाँ जाना कठिन हो उसे हम क्या बोलते हैं, दुर्गम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो जहाँ जाना कठिन हो, और एक जिस रास्ते में कोई न जाता हो, ठीक है, वो होता है निर्गम। निर्गम मीन्स जहाँ कोई न जाता, और जहाँ जाना कठिन हो वो होता है दुर्गम। जो ऊबड़ खाबड़ ना हो वो क्या होता है, सपाट, बिल्कुल सीधा। दूर तक फैली चौरस ऊंची व पथरीली जमीन, वो होता है आपका पठार। और हिम का घर क्या होता है, हिमालय। या फिर अगर आप ग्लेशियर भी उसे बोल सकते हो, तो दोनों में से एक आप लिख सकते हो, हिमालय या ग्लेशियर। अब इनसे हमें बताना है, एक सेंटेंस बनाना है, उत्सुक। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस हम बनाएंगे, उत्सुक। सो आज मैं बहुत उत्सुक हूँ, बहुत उत्सुक हूँ। ठंडक, अब ठंडक का क्या हो सकता है कि पहाड़ों पर बहुत ठंडक रहती है। पहाड़ों पर बहुत की भी ज़रूरत नहीं है, ठंडक रहती है। मनोहर, यह चित्र या फिर यह दृश्य क्या है, मनोहर है। मनोहर मीन्स मन को हरने वाला, बहुत सुंदर है कि एक बार देखने के बाद मन करता है कि इसे देखते ही रहो। एकमात्र, तुम मेरा एकमात्र सहारा हो, यानी कि केवल, अकेले, मेरा एकमात्र सहारा हो। उसके बाद आता है एहसास, तो डायरेक्ट लिख सकते हो, मुझे एहसास है, एहसास है। अब चाहो तो आप इसको दूसरे सेंटेंसेस भी बना सकते हो कि मुझे अपनी गलती का एहसास है,
या फिर मैंने ये सही किया था, मुझे ये एहसास है, जो भी आप चाहें वैसे उसको अकॉर्डिंग उसे बना सकते हो। मैंने सिंपल से सेंटेंसेस यहाँ पर बनाए हैं। अब यहाँ पर एक पिक्चर दी है जिसमें जो है नेहरू जी टैगोर जी को, ये टैगोर जी है और ये नेहरू जी खाई में गिरने वाली घटना के बारे में बता गए हैं कि ऐसे ऐसे मैं गिर गया था। तो नेहरू जी बोलते हैं कि हिमालय पर, अब आपको बताना है कि क्या बात हो रही होगी वहाँ पर, हिमालय पर या अमरनाथ पर जाते हुए या चढ़ते हुए मैं खाई में गिर गया, मैं खाई में गिर गया। तो नेहरू जी पूछेंगे, सॉरी टैगोर जी पूछेंगे कैसे? फिसलन की वजह से, वहाँ पर बर्फ़ गिरी थी तो वहाँ पर बहुत फिसलन हो गई और फिसलन की वजह से जो है मैं गिर गया। तो फिर तुम निकले कैसे? निकले कैसे, कि वहाँ से जो है तुम बाहर कैसे निकले। मैं थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, आप ये पूरा सेंटेंस लिख सकते हो। तो पूछते हैं कि तुम फिर वहाँ से या फिर आप वहाँ से बाहर कैसे निकली। फिर नेहरू जी बोलेंगे कि चचेरे भाई कुली और किशन ने निकाला, चचेरे भाई कुली और किशन, सॉरी कुली और किशन ने रस्सी से खींचकर निकाला, रस्सी से खींचकर निकाला। तो इस तरह से आप चाहें तो कुछ और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया, आपको कुछ और बनाना है या कुछ और लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर हमें बदलना है वचन, यानी कि ज़्यादा बनाना है। सो हथेली का बनेगा हथेलियाँ। अब यहाँ पर एक चीज़ आपकी देखने वाली है, जहाँ पर बड़ी की मात्रा होती है उसके बाद जब आपका उसका वचन बदलते हैं तो वो छोटी की मात्रा में चेंज हो जाती हैं। देखो हथेली हथेलियाँ छोटी की मात्रा, पहाड़ी पहाड़ियाँ, चट्टान चट्टानें, चुनौती चुनौतियाँ चुनौतियाँ और हड्डी हड्डियाँ। जब भी इस तरह से होता है तो जो आपकी बड़ी की मात्रा है वो छोटी की मात्रा में चेंज हो जाती है और पीछे लगता है या। उसके बाद मनुष्य को हमेशा दूसरों की सहायता करना चाहिए। यदि नेहरू जी अकेले गए होते तो शायद उनका बचना संभव नहीं होता। इस दृष्टि से सोचकर बताओ कि मनुष्य का एक सामाजिक प्राणी क्यों कहा जाता है। अब देखो सामाजिक प्राणी क्यों कहा जाता है, क्योंकि अब इसी चीज़ को आप ले सकते हो कि अगर नेहरू जी सामाजिक प्राणी ना होते, वो समाज में न रहते, जैसे जानवर वगैरह रहते, वो क्या होते, वो अकेले रहते हैं। अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाता है तो कोई उनको बचाने वाला नहीं होता है। लेकिन मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो हमेशा उनकी अगर कोई तकलीफ़ होती है तो दूसरे वाला जो है उनकी मदद कर सकता है या कर देते हैं, जिस वजह से जो है एक सामाजिक प्राणी होना, एक मनुष्य को जो एक सामाजिक प्राणी कहा जाता है। अब इसकी जगह पर अगर कोई जानवर होता, वो फिसल जाता तो वो क्या होता, डायरेक्ट खाई में ही गिरता, क्योंकि दूसरे जानवर उसके साथ नहीं होते, वो मोस्टली क्या होते हैं, अकेले रहते हैं। तो इसलिए मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहा जाता है, क्योंकि वो हमेशा लोगों के साथ रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं। रचनात्मक लेखन। कल्पना करो कि तुम अपने परिवार के साथ शिमला गए। अपनी डायरी में इस यात्रा का वर्णन लिखो। अब देखो आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है कि जैसे मैं जो अपनी फैमिली के साथ शिमला गए थे जून के टाइम पर, या कोई भी आप लिख सकते हो कि छुट्टियों के टाइम पर या दिसंबर के टाइम पर। सो दिसंबर में क्या होगा, सर्दियाँ होती है तो वहाँ बर्फ़ गिरी थी। सो सब घरों के ऊपर बर्फ़ गिरी थी और वो सफ़ेद चादर की तरह दिखाई दे रही थी और वहाँ पर सब कुछ मीन्स बहुत ज़्यादा वहाँ पर ठंडी थी। और वहाँ पर जाकर जैसे बहुत सारी राइड्स भी होती हैं, आइस से रिलेटेड मीन्स जो आपकी स्नो होती है, स्नो राइड्स वगैरह वो सब होता है, तो वो सब हमने इंजॉय किया और बाकी वहाँ पर हमने अपनी फैमिली के साथ बहुत मस्ती की। सो इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। सो ये था आपका चैप्टर चुनौती हिमालय की। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।